स्वागत है दोस्तों आपका आरटी न्यूज़ में, जहां आपको मिलती है सबसे सही और सबसे सटीक खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य हेडलाइन से। केजरीवाल सरकार को लगा बड़ा झटका। दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में हुआ पास। 100 करोड़ की घूस का मामला। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री पर लगाए अपने आरोपों की सीबीआई जांच की करी मांग, और उन्होंने अपने ट्रांसफर ऑर्डर को भी दी चुनौती। एंटीलिया केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का हुआ बचाव। शरद पवार बोले, गृह मंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, ट्रांसफर होने की वजह से परमबीर ने लगाए हैं आरोप। आधे से ज़्यादा गिरे आलूओं के दाम। बेहतर फसल होने के कारण 5 से 6 रुपये प्रति किलो से नीचे आई कीमत। किसानों के लिए लागत निकालना भी हुआ मुश्किल। देश में कोरोना फिर एक बार अपनी नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। बीते 7 दिनों में 2,60,000 नए संक्रमित मामले मिले हैं। एक हफ्ते में 67% की हुई बढ़ोतरी। यह है अब तक सबसे ज़्यादा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। तो ये पहली की बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक पास हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने इसे पास किया था। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस बिल का विरोध कर रही है। यह बिल चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी करता है। इस बिल में प्रावधान है कि दिल्ली सरकार को किसी भी फैसले से पहले एलजी की राय लेना अनिवार्य होगा। आम आदमी पार्टी के विरोध की यही मेन वजह है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में बिल को असंवैधानिक बताकर इसका विरोध किया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने यह कहा कि यह बिल लाना जरूरी हो गया था, क्योंकि दिल्ली सरकार के कामकाज में कुछ मुद्दों पर अस्पष्टता नजर आ रही थी। अदालत में भी कई मामले दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक विधेयक कहना नहीं चाहिए। इससे कुछ मुद्दों में अस्पष्टता खत्म करने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यह कुछ भ्रम दूर करेगा और प्रशासन के कामकाज का तरीका बेहतर करेगा। रेड्डी ने कहा कि 1996 से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अच्छे संबंध थे। सभी मतभेदों को बातचीत के जरिए हल किया जाता था। 2015 के बाद से कुछ मुद्दे सामने आए हैं। कई मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट में मामले दायर किए गए। इनमें कुछ पर फैसले आ चुके हैं। कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि सिटी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव इशू पर एलजी को सूचना दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1991 में तब की कांग्रेस सरकार ने जीएनसीटीडी एक्ट बनाया था। तब दिल्ली को सीमित विधायक शक्ति देकर विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हमने ऐसा नहीं किया। यह कांग्रेस सरकार थी जिसने तब इस एक्ट को लागू किया था। रेड्डी ने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है, इसलिए उन्हें हर रोज के मामले की जानकारी होनी चाहिए। हमने दिल्ली सरकार से कोई शक्तियाँ नहीं छीनी है और न ही हमने एलजी को अतिरिक्त ताकत प्रदान की है। बिल पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जीएनसी अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। दिल्ली के लोगों का अपमान है। यह विधेयक उन लोगों से अधिकार छीनता है जिन्हें दिल्ली के वोटर्स ने चुना है, और जो लोग हार गए हैं उन्हें दिल्ली चलाने के लिए शक्ति देते हैं। दरअसल उनका निशाना सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर था। तो वहीं अगली बड़ी खबर 100 करोड़ के घूस के आरोप की है, जहां मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री पर लगाए अपने आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। अपनी ट्रांसफर ऑर्डर को भी उन्होंने चुनौती दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए रिश्वतों के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। इन संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को हाल ही में एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि सचिन वजय को गृह मंत्री अनिल देशमुख का संरक्षण था, और उन्होंने वजह से हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। परमबीर सिंह ने याचिका में कहा कि 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का टारगेट वाली बात उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी बताई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने अपने ट्रांसफर के आदेश को भी चुनौती दी। उनका कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर अफसर रसीम शुक्ला की रिपोर्ट की जांच की जानी चाहिए। परमबीर का दावा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख सचिन वजय के साथ अपने बंगले पर लगातार बैठकें कर रहे थे। इसी दौरान 100 करोड़ कलेक्शन का टारगेट दिया गया। उन्होंने देशमुख के बंगले के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की भी मांग की है, ताकि सच सामने आ सके। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि अपने गलत कामों को छुपाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। परमबीर सिंह ने याचिका में अपने आरोपों से जुड़े कई सबूत भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं। बताया जा रहा है कि शीर्ष अदालत ने याचिका मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी रखेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर भी मुंबई से ही है। एंटीलिया केस में देशमुख का हुआ बचाव। शरद पवार बोले, गृह मंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल एंटीलिया केस के बीच भ्रष्टाचारों के आरोपों में फंसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का एनसीपी चीफ शरद पवार ने बचाव किया है। पवार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें परमबीर सिंह ने इसलिए बोली क्योंकि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। पवार ने एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा कि अनिल देशमुख 6 फरवरी से 15 फरवरी तक नागपुर के एक मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट थे।
16 फरवरी से 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटीन यानी नागपुर में ही थे। जबकि परमबीर सिंह ने पत्र में जो लिखा है, उन्होंने दावा किया है कि फरवरी मध्य में सचिन वजय और अनिल देशमुख के बीच उनके मुंबई स्थित ज्ञानेश्वर बंगले पर मीटिंग हुई थी। इसी के आधार पर पवार ने देशमुख के इस्तीफे की भाजपा की मांग भी खारिज कर दी। पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महाराष्ट्र के विपक्ष नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर परमबीर सिंह की चिट्ठी के कुछ सबूत शेयर करते हुए लिखा, लगता है शरद पवार जी ने परमबीर सिंह की चिट्ठी के बारे में सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया। इस चिट्ठी में दिए गए सबूतों से पता चलता है कि मीटिंग की तारीख फरवरी के आखिर में बताई गई है। फडणवीस ने सवाल उठाते हुए अब बताया कि मुद्दा कौन भटका रहा है। तो वहीं अगली खबर किसानों के लिए अच्छी नहीं है। दरअसल बेहतर फसल होने के कारण 5 से 6 रुपये प्रति किलो से नीचे आई है आलू की कीमत। किसानों के लिए लागत निकालना भी हो सकता है मुश्किल। अच्छे पैदावार के चलते आलू की कीमत 50% सस्ती हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्पादन और खपत दोनों क्षेत्रों में आलू इस समय 5 से 6 रुपये प्रति किलो के भाव पर मिल रहा है। सस्ते आलू से ग्राहक को तो फायदा हो रहा है, लेकिन इससे किसानों को अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो पा रहा है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कुल 60 प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र है। इनमें से ऐसे 25 क्षेत्र हैं जहां आलू की कीमत पिछले एक साल के मुकाबले 50% घटी है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में फैले हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के संभल और गुजरात के दीसा में आलू की कीमत 3 साल के औसत थोक भाव 6 रुपये प्रति किलो से भी नीचे लुढ़क गई है। रिटेल मार्केट में भी आलू के भाव 50% घट गए हैं। 20 मार्च को आलू की मॉडल रिटेल कीमत 10 रुपये प्रति किलो रही, जो एक साल पहले मार्च में 20 रुपये प्रति किलो थी। डेटा के मुताबिक एक साल पहले मार्च में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आलू की थोक कीमत 8-9 रुपये प्रति किलो थी, कुछ जिलों में 10 रुपये भी थी। यही नहीं, राज्य के कुछ मंडियों में तो पिछले साल आलू 23 रुपये प्रति किलो तक लगी। मंत्रालय द्वारा यह आंकड़ा दिल्ली समेत देश के 16 खपत क्षेत्रों में से 12 क्षेत्रों से मिले इनपुट के आधार पर तैयार किया गया। उपभोक्ता मामले की सचिव लीला नंदन का कहना है कि हम ग्राहक के लिहाज से कीमतों को ट्रैक करते हैं। इस बार आलू की फसल काफ़ी अच्छी रही, इससे मंडियों में आलू की आवक भी अच्छी है, जिससे कीमतें घटी हैं और ग्राहकों को फ़ायदा मिल रहा है। वहीं किसानों को अच्छी कीमत न मिलने के सवाल पर नीला नंदन का कहना है कि इस मामले को कृषि मंत्रालय देख रहा है। दोस्तों, जहां हमारे देश में एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं एक तरफ आलू की कीमतें लगातार गिर रही हैं। अगर आप किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें और इस नीचे कमेंट पर ज़रूर अपनी बात रखें। देश में कोरोना के मामले फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में 2,60,000 नए संक्रमित मामले मिले हैं। एक हफ्ते में 67% की बढ़ोतरी हुई है। देश में पिछले हफ्ते कोरोना के केस में इससे पहले वाले हफ्ते की तुलना में 67% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह इस महामारी की शुरुआत से अब तक के हर हफ्ते में होने वाली बढ़ोतरी से सबसे ज़्यादा है। 15 से 21 मार्च के बीच देश में कुल 2,60,561 मामले सामने आए थे। इससे पहले 8 से 14 मार्च के बीच 1,55,887 मामलों की पहचान हुई थी। यानी इन 2 हफ्तों में नए केस का अंतर 1,04,667 रहा। इससे पहले पिछले साल जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों में आए नए केस का अंतर 34% था, जो उस समय सबसे ज़्यादा था। 20 से 26 जुलाई के बीच 3,17,712 केस आए थे। इससे पहले 13 से 19 जुलाई के बीच 2,38,640 रिकॉर्ड मामले सामने आए थे। इन 2 हफ्तों में करीब 80,000 केस बढ़े थे। देश में रोजाना नए केस के साथ ही एक्टिव केस का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बीते 38 दिनों में एक्टिव केस में करीब 2 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 11 फरवरी को देश में 1,33,000 एक्टिव केस थे, जो रविवार को बढ़कर 3,31,000 हो गए हैं। बीते दिन इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 25,578 का इजाफा हुआ है। यह एक दिन में सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 10 सितंबर को 24,610 एक्टिव केस थे।